Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and we are back with our regular newspaper analysis. Today, we would be discussing again, like every day, 5 most important articles. जो भी unnecessary facts, data, content है, उसको हम discuss नहीं करेंगे. We will keep it very crisp. First session will be for prelims perspective, थोड़ा facts. जो सेकंड सेक्शन होगा वो होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से हर आर्टिकल में, जिसमें हम 5 कोर इश्यूज या कंसर्न्स को डिस्कस करेंगे एंड वी विल हैव ओपिनियन फॉर्मेशन थ्रू कंक्लूजन. जो कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट या एक आर्ग्यूमेंट प्लेस किया जाएगा जिससे आपको इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट में एक ओपिनियन बन पाए. Along with these things, we would be solving one MCQ per article, and this is how we are planning to continue CNA. At the end of the CNA, I would also mention about some ideas which are in pipeline, but जैसे वो टाइम आएगा वो उसको हम डिस्कस करेंगे. So the 5 articles that we are going to discuss is first is safeguarding women at work. ये इशू इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट या मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, GS1 में या GS2 में. आइदर इट कम्स इन गवर्नेंस और इट कम्स इन इंडियन सोसाइटी के विमेन रिलेटेड क्वेश्चंस में. जो सेकंड है वो है रिगार्डिंग विकसित भारत. जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बात कही है, फ्रॉम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टू विकसित भारत, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. थर्ड जो है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से है, उस सब्जेक्ट से है जिसमें ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट टाइगर ने बहुत मेजर रोल प्ले किया हुआ है. एंड तो वो नई एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट टाइगर. The fourth article is regarding digital debt. जो हम इंडिया का जो हाइपर कनेक्टिविटी का जो आइडिया चल रहा है उसके पीछे किस तरीके का डेट मतलब कर्जा बन रहा है, उसको एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आर्टिकल डिस्कस करता है. एंड द लास्ट आर्टिकल इज सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन. ये सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन जो है वो जो गाजियाबाद में रिसेंटली यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, गाजियाबाद में 3 सिस्टर्स ने, 3 सिबलिंग्स ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ देयर डिसएग्रीमेंट्स विथ द फादर, एंड दैट वाज रिगार्डिंग सोशल मीडिया, एक्सेस टू सोशल मीडिया और फोन. तो उसको हम देखेंगे कि हाउ फिजिबल इट इज टू बैन द सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, here are a couple of announcement. First announcement is regarding GS फाउंडेशन बैच. ये प्लीज अंडरस्टैंड, ये फाउंडेशन बैच किन के लिए सुटेबल है. ये जो फाउंडेशन बैच है इट इज सुटेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल. ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनको जीरो से मतलब एब्सोल्युटली नो नॉलेज से लेकर जीरो टू हीरो का जर्नी तय करना है. मीनिंग आपको मतलब स्क्रैच से लेकर फाइनल रैंक तक का आपको ट्रैवल करना है. नाउ ये जो सुटेबल क्यों है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि 4 अलग अलग टाइमिंग में से आप अपने चॉइस का टाइम, आपके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंगली सुटेबल टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो. ये जो लेक्चर्स होंगे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब हाइब्रिड मोड में होंगे. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन सिलेक्ट योर सब्जेक्ट एंड स्टडी देम. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन बिलो. जनवरी का जो बैच था वो 27 जैन से स्टार्ट हो गया, और जो फरवरी का बैच है उसके डिटेल्स आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर मिल जाएंगे. ये वाले बैच है मतलब फाउंडेशन बैच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इंडिविजुअलाइज्ड हैंड होल्डिंग हर स्टेज पर, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, प्लानिंग
हर जगह पे हेल्प की जाती है और आपको फाइनल लिस्ट तक जहाँ जिस स्टेप पे जो जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो सब इसका हिस्सा होता है। इसके अलावा एक बैच होती है वो है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स स्पेसिफिक बैच है, ये हर महीने नहीं आता। ये बैच जो है इट इज़ meant for those students who are going to appear in prelims in 2026, मतलब इस साल जो प्रीलिम्स होगा अगले 3-4 महीने में, उसमें जो अपियर करने वाले उनके लिए है ये बैच। अगर आपने किस स्टूडेंट्स के लिए ये प्रेफरेबल है, जिन स्टूडेंट ने पहले अपना पढ़ाई कर रखा है 2-2.5 मतलब कहीं से भी सेल्फ स्टडी भी किया हुआ है और वो चाहते हैं कि 2 से 2.5 महीने में 2 to 2.5 मंथ्स में इफ यू वांट entire syllabus to be revised in a very scientific manner, तो you can consider joining this batch। इस बैच के कुछ फीचर्स है जैसे कि प्रीलिम स्पेसिफिक जो 10 स्मार्ट बुक्स है वो आपको मिलेंगे, आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगा, आपको 15,000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसका मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। फिर आपको करंट अफेयर्स को एक्सेस मिलेगा, मंथली मैगजीन, डेली डिस्कशंस, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस एक्सेट्रा। इसका फाइनल लॉन्चिंग डेट अब डिसाइड नहीं हुआ है, प्रॉब्ली इट विल डिपेंड अपॉन द नोटिफिकेशन, बट स्टिल in order to get the news about the launch, in order to stay updated, you please follow the official channels or official handles of the CSAP, or you can always contact on the number mentioned here. Please remember this batch is both in online as well as offline mode. Alright, this was the 15,000 MCQ I was referring to. ये जो 15,000 MCQ वाला जो ये है इसे नाम दिया गया प्रीफिट इकोसिस्टम। ये जो प्रीफिट इकोसिस्टम है इसमें 2 सेक्शंस है। फर्स्ट पार्ट इज फ्री जिसमें आपको 3,000 प्लस MCQs यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक डिस्कस की जाएगी, जिसमें सारे MCQs का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, सीसेट इंक्लूडेड नहीं है। जो दूसरा हिस्सा है पेड पार्ट, इस पेड पार्ट में आपको 12,000 MCQs है और ये जो 12,000 MCQs है ये इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ऐसे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। इसमें आपको मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें आपको 120 टेस्ट्स मिलेंगे, सारे 100 क्वेश्चंस के 120 टेस्ट जो है उसमें 30 टेस्ट जो है वो इजी है, 30 मीडियम है, 30 जो है वो डिफिकल्ट है। इसके अलावा यू विल गेट 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 will be CSAT test full length again, and 10 will be previous year questions simulation. Total 120 टेस्ट। तो ये जो इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है इट इज meant to secure a definite entry for mains examination in APSC and UPSC. Depending upon which exam you are targeting, you can benefit the most out of this prefit test series. इसका जो प्रीफिट इनिशिएटिव का जो प्राइस है वो 12,000 है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे इट इज़ अवेलेबल एट 7,999। इनफैक्ट अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड रहे हो फॉर्मर ईयर्स में, कोई टेस्ट सीरीज लिया था, कोई लेक्चर्स किए थे, कोई फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हो, या अगर आप सब्सक्राइबर भी हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर एंड कैन आस्क फॉर फर्दर डिस्काउंट बियॉन्ड दिस 7,999। ऑलराइट, ये जो अभी CNA डिस्कस करेंगे और जो प्रीफिट के लाइव यूट्यूब वीडियो पर जो क्वेश्चंस डिस्कस होता है, ऑल दिस आर अवेलेबल ऑन CSAP ऐप। इसके लिए आपको ये QR कोड को डाउनलोड करना एंड यू कैन एक्सेस दीज। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग सेफगार्डिंग वुमेन एट वर्क। सी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो जो इंडिया का है वो ऑलरेडी बहुत कम है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशो।
उसमें भी जो फीमेल वर्क पे जाती है, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि मेजॉरिटी ऑफ देम फेस सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, not necessarily physical molestation but verbal or some sort of gazing. There are different ways a female can feel uncomfortable at her workplace. तो ऐसे एनवायरनमेंट को कैसे डील किया जाए, विमेन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस कैसे प्रोवाइड किया जाए, इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है. सो हुआ ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया था इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013. एंड थोड़ा सा जो शी बॉक्स पोर्टल हुआ करता था उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इन ऑर्डर टू मेक इट लाइक अ सिंगल विंडो ग्रीवांस एड्रेसिंग मैकेनिज्म. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है वो 2013 में इनैक्ट हुआ था एंड इट इज बेस्ड ऑन द विशाखा गाइडलाइंस. विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 में और विशाखा गाइडलाइंस जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी. दीज वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. जब अगर किसी भी तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें कंपल्सरीली द कंप्लेंट हैज टू बी फाइल्ड विद इन द 3 months ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, इंटरनल कमेटी, ये मैंडेटरी है हर ऐसे जगह पर जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हो. एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो जो है उसने कहा है कि लगभग 400 से ज्यादा वर्कप्लेस हरासमेंट हर साल होता है और ये वो हरासमेंट है जो इसके बारे में केस फाइल हुआ है और वहां तक गया. ये बहुत ही ज्यादा अंडर रिपोर्टेड है. 2024 में शी बॉक्स को रिवैम्प किया गया था इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि सेंट्रलाइज्ड हर कंप्लेंट की ट्रैकिंग की जाए. और ये इसका बेसिक आइडिया है आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. ये 3 आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है इस विमेन के राइट्स को एट वर्किंग प्लेस ऑफ सेफ एनवायरनमेंट. कुछ कोर इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं. थॉट्स तो बहुत बढ़िया है लेकिन देयर इज अ डेफिसिट इन इम्प्लीमेंटेशन. कई बार लॉ एग्जिस्ट करता है, इंटरनल कमिटीज एग्जिस्ट करती है, लोकल कमिटीज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट वो एक तो कमजोर है या फिर नॉन फंक्शनल है. फिर अंडर रिपोर्टिंग का भी प्रॉब्लम है. सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, ऑफिस में रिटेलिएशन होगा, करियर पे डैमेज होगा, ऐसे अलग अलग फियर की वजह से फॉर्मल कंप्लेंट्स का रिपोर्टिंग कम करते हैं. एज गुड एज वो इग्नोर कर देते कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे. फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको एक्सक्लूड किया गया है. सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ये एक्ट काम करता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, ना कोई लीगल इंस्टीट्यूशनल चैनल है कंप्लेंट रेज करने को. तो डोमेस्टिक वर्कर्स हुए, एग्रीकल्चर वर्कर हुए, इनको तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता है. फिर सुपरफिशियलिटी भी एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस. मतलब बहुत से ऐसे कॉरपोरेट ऑफिसेस है जहाँ पे आईसी कमेटी नाम के लिए है, या ऐसा भी है कि वो जो जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया जाता है दैट इज नॉट ट्रॉमा सेंसिटिव रिट्रेसल. दे आर नॉट सेंसिटिव. फिर आता है डिजिटल डिवाइड का. जो शी बॉक्स है ये बेनिफिट सिर्फ फॉर्मल वर्कर्स को है, रूरल अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन इनको नहीं है. इट ऑल्सो हैज सम जेंडर स्पेसिफिक limitations because act applies only to the women complaints. मेल के साथ भी तो हो सकता ही है. And then there is a gap in terms of procedural awareness. एक जो कंप्लेंट टाइमलाइंस है या प्रोसेसेस है उसके बारे में नॉलेज बहुत ही कम है amongst those who are working professionals. अगर इसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना हो तो एक स्टेटमेंट में हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर विमेन जो होती है इट रिक्वायर्स शिफ्टिंग फ्रॉम फॉर्मल कंप्लायंस टू एक्चुअल फंक्शनल
grievance redressal mechanism, keeping in mind the empathy and trauma sensitivity. अगर ये आप कर सकते हो, if you can formulate such kind of opinion, तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट में मतलब इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर मिलता है. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to sexual harassment at workplace, consider the following statement. Every organization with 10 or more employees must constitute an internal committee. Correct. Complaints must ordinarily be filed within 3 months of the incident. Correct. The Act provides a gender-neutral complaint mechanism for all employees. No, it's not correct. The answer is A, 1 and 2 only. You can read the explanation of each statement by pausing the video. You can access these PDF on CSCP app as well. The next article is from Strategic Autonomy to Vikasit Bharat, shifting the India's foreign policy. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जब डिस्कशन किया तो ही काइंड ऑफ गेव अ सिग्नल कि जो हम लोग जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें शायद स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से थोड़ा सा साइडलाइन होकर जो इंडिया के डेवलपमेंटल इंटरेस्ट में है ऐसी कुछ चीज़ें करनी होगी. तो ये आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझना है, ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल चेंज है, इसको बस आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस आपको दिखाई देंगे दे विल बी टेकन अंडर दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स. फैक्ट्स कुछ समझते हैं. एक जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इट इज रूटेड इन कोल्ड वॉर एरा. जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जिस तरीके का सिचुएशन था, जो 2 ब्लॉक्स बने थे रशिया और यूएस लेड, उनसे दूर रहने के लिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका इंडिया लीडरशिप रोल प्ले कर रहा था, ड्यूरिंग दोज टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी गेन द मोमेंटम. इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट बट उसका रूट जो है वो वहाँ पर है, तो वो अपने टाइम एंड स्केल के हिसाब से एक्सप्रेस होते रहता है. जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ, WTO हुआ, IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, WHO, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है दे हैव टू रिमेन न्यूट्रल. उनके पावरफुल होने का, उनके स्ट्रॉन्ग होने का अगर रियलिटी में है then only your strategic autonomy can work. Unfortunately, institutions like IMF or WTO or UN are no more inclusive of the global south. वो अभी largely developed countries west इन्हीं से लीड किया जा रहा है. विकसित भारत का इंडिया का 2047 तक टारगेट है और हमारे पास रफली 20 साल है. तो 20 सालों में अगर हमको इतना बड़ा ओवरऑल करना है तो हमें फिलोसॉफिकल लेवल पर ये मेजर चेंज लाना होगा और उसकी शुरुआत अब धीरे धीरे होते हुए दिख रही है. कुछ कोर इश्यूज समझ लेते हैं. फर्स्ट इज इरोजन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था WTO का पैरालिसिस है या वीकनिंग ऑफ कंसेंसस बेस्ड जो ग्लोबल गवर्नेंस है, बेट UN क्लॉज, लॉ ऑफ सीज, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ले लो, सब में आपको जो कंसेंसस बेस्ड ग्लोबल गवर्नेंस हुआ करता था वो वीकन होता हुआ दिखाई देता है. फिर जो ट्रांजैक्शनल जियोपॉलिटिक्स है, लेन देन वाला जो जियोपॉलिटिक्स है वो बढ़ गया है, जिसमें टैरिफ हो, सैंक्शंस हो, इसको एज अ वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, टैक्सेशन को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है. जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 2.0 इंडिया का एम्फेसिस था, उसके लिमिटेशंस अब सामने आने लग गए. ऑल्सो ये इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज मेजर रोल प्ले कर रही है. फॉर एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर है उसमें 90% के आसपास हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है. तो अगर आप 90% तक इंपोर्ट डिपेंडेंट रहोगे तो हाउ विल यू बी एबल टू प्रोसेस और एग्जीक्यूट द प्रिसाइज पॉलिसीज, या पॉलिसी इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगा. फिर आप देखोगे कि चाइना का इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है.
यूएन बॉडी हो, जो ग्लोबल बॉडी हो, उसमें चाइना अपना इन्फ्लुएंस एक्सेसिवली बढ़ा रहा है. देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ जियोपॉलिटिकल प्रेशर बैलेंसिंग. यूएसए, रशिया, चाइना, ये ट्रायंगुलर जो टेंशन चलते रहता है, that is affecting the defense and trade choices. Also, there exists a fragmented global south, which implies that evolving from identity based neutrality to development driven strategic pragmatism, where economic transformation defines diplomatic priorities. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to India's concept of strategic autonomy, consider the following statements. It originated during Cold War as a principle aligned with non-alignment, correct? It implies complete economic self-sufficiency and withdrawal from global trade regimes. No, it does not mean any complete economic self-reliance or withdrawal. So, statement 2 is wrong. It seeks flexibility in partnerships without binding alliance-fund commitments. Correct. The answer would be A, 1 and 3 only. Next article is regarding Project Tiger scheme. Project Tiger जो था वो 1973 में इम्प्लीमेंट किया गया था. पर्पस था कि जो अपेक्स प्रेडेटर, मतलब जो सबसे बड़ा जानवर है इस फूड वेब के साइकिल में, टाइगर को अगर हम प्रोटेक्ट करते तो सारा आसपास का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा. 1973 में शुरू हुआ था, 50 साल पूरे हो गए. अब उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है? क्या हम प्रोटेक्शन से लैंडस्केप प्लानिंग के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं क्या? ऐसे मतलब बेसिकली 50 साल के बाद ऑब्जेक्टिव्स को रीइवैल्यूएट करके what else can be done to improve the environmental impact, to improve the conservation efforts, to improve the results. इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी के कुछ ग्रुप्स बनाए गए, एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाए गए, और उनके द्वारा जब रिपोर्ट आएगा तो इस NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड प्रोजेक्ट टाइगर, इन दोनों में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे. ये जो आर्टिकल है इसमें अभी आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं. अभी के लिए सिर्फ आप कुछ फैक्ट्स समझ लीजिए, इसी से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे. ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इट वाज लॉन्च्ड इन 1973. शुरुआत में ये 9 रिजर्व्स तक मौजूद था. देयर वर 9 टाइगर रिजर्व्स, बट नाउ दे हैव इंक्रीज्ड टू 51 टाइगर रिजर्व्स. बाय रीचिंग 51 टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कवर हो गया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.23% ऑफ टोटल एरिया. इसको प्रोजेक्ट टाइगर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर विच एक्ट इट इज इम्प्लीमेंटेड. प्रोजेक्ट टाइगर इज इम्प्लीमेंटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो जिसका काम है टाइगर कंजर्वेशन को देखना है. इसका कोर एरिया है, मतलब इसके जो टाइगर रिजर्व रहते हैं उसमें कोर एरियाज होते हैं. दीज आर लीगली प्रोटेक्टेड. बफर एरियाज जो होते हैं वो मल्टीपल यूज को एग्जिस्टेंस जोन्स होता है. जो टाइगर सेंसस होता है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, वो कैमरा ट्रैप्स का यूज करता है, साइंटिफिक सैम्पलिंग का यूज करता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर अक्रॉस द कंट्री. इसमें आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना ही इंपॉर्टेंट है. जो प्रोजेक्ट, टू सम अप, प्रोजेक्ट टाइगर्स जो नेक्स्ट फेज होगा, इट मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम पॉपुलेशन रिकवरी, जो कि अभी प्रोटेक्शन वाला जो फंडा है कि 2000 टाइगर से 3000 करना है, 3000 से 3500 करना है, जितने हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके बियॉन्ड जाकर वी हैव टू कंसिडर लैंडस्केप लेवल क्लाइमेट रेजिलिएंट कंजर्वेशन गवर्नेंस. सिर्फ टाइगर के आगे बढ़कर सारे ऑल इंक्लूसिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम को लेना होगा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. With reference to Project Tiger, consider the following statements. 1. It was launched in 1973 as centrally sponsored scheme. Statement 2. The National Tiger Conservation Authority derives its
Authority from Wildlife Protection Act of 1972. Core areas of tiger reserves allow regulated human activities for livelihood purposes. So correct answer is 1 and 2 only. Third statement core area में allowed नहीं होता है. Next article is about digital debt. Digital debt जो है ना ये एक वर्ड कॉइन किया है इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है बजट के एक दिन पहले, वहां पे ये वर्ड को कॉइन किया गया. इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये टर्म यूज की गई है. इसको हम थोड़ा सा समझेंगे. अप्रोक्सीमेटली 98 करोड़ 97-98 crore people are on internet connections, and there is a humongous level of internet penetration as well as smartphone penetration. This रिफ्लेक्ट्स कि जो डिजिटल डिवाइड का जो गैप था आज से 7-8 साल पहले, उसको इंडिया ने तो ब्रीच कर लिया, ठीक है. लेकिन ये डिजिटल डिवाइड का गैप ब्रीच करने के बाद इकोनॉमिक सर्वे हैज ऑब्जर्व्ड कि समथिंग they have termed as digital debt is rising because of the exclusive screen exposure. कुछ पहले देख लेते हैं. जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 970 मिलियन मतलब 97 करोड़ इंटरनेट के एक्टिव यूजर्स है, और लगभग उसमें से 85% लोग ये स्मार्टफोन यूज करता है. दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड देखा जाए, जो नेशनल इनकम है उसका 12% अप्रोक्सीमेटली comes from the digital economy. इसके कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि एक टेलीमानस पोर्टल है विच इज फॉर टेलीमेंटल हेल्थ आउटरीच. वहां पे लगभग 32 लाख के आसपास कॉल्स हैंडल किए जा रहे हैं. टेक्निकली जब आप स्क्रीन देखते हो तो उसमें से जो ब्लू लाइट एमिट होता है वो आपके मेलेटोनिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आती है, वो इम्पैक्ट होता है, वो कम होता है, एंड दैट लीड्स टू डिसरप्शन ऑफ योर स्लीप साइकिल्स. डिजिटल ओवर यूज जो है वो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से भी लिंक्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हो दैट लीड्स टू लाइक सेडेंटरी लाइफ लीडिंग टू ओबेसिटी. अब जो कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे पिछले 7-8-10 सालों में वो है कि वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम एक्सेस गैप टू ओवर एक्सपोजर रिस्क, leading that excessive connectivity, creating the health hazard kind of a situation. It has caused because of two simple reasons. First, when we started the digital penetration, the idea was to bridge the digital divide and have the highest possible reduction in the accessibility. But after getting 970 million users online, out of which 85% are smartphone users, what we have understood is excessive exposure to screen time. The emergence of that excessive exposure to the blue lights has suppressed the melatonin. It has also increased the sedentary lifestyle, and that sedentary lifestyle has led to NCD, that is non-communicable disease burden exposure. घूमना फिरना नहीं है, नो फिजिकल एक्टिविटी. एवरेज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय द टीनएजर ऑन स्मार्टफोन इज अराउंड 3.5 hours per day. This time, 3.5 hours can go up to 6 hours in the mature adults, that has been reported by the government. जो 15 से लेकर 24 वाला जो एज ग्रुप है, जो यंग अडल्ट होता है, they are disproportionately exposed to these high screen hours. To conclude, जो India's next governance challenge is not going to be expanding connectivity, but ensuring human-centered digital regulation that protects mental and biological health.
इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आर्टिकल है, उस पे जाने से पहले आप वीडियो पॉज करके एमसीक्यू अटेम्प्ट करेगा. With reference to the concept of digital debt, consider the following statements. It refers to the cumulative mental and physical health costs arising from excessive digital consumption. Yes, correct. Chronic screen exposure can disrupt the circadian rhythms by suppressing melatonin. Circadian rhythm का मतलब होता है biological sleep cycle. And third, Telemanus is national program exclusively focused on regulating online gaming platforms. The answer is 1 and 2 only. जो Telemanus है वो गेमिंग के लिए नहीं है, that is for mental health support. फाइनल आर्टिकल देख लेते हैं. गाजियाबाद में तीन एज गर्ल्स, एक टीनेज थी, बाकी दो तो उससे भी छोटे थे, उन्होंने बिल्डिंग से नीचे कूदकर जान दे दी, सुसाइड कर लिया. क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो साउथ कोरिया को बिलोंग करते, क्योंकि कोरियन ड्रामा, के पॉप, के कल्चर के वो फैन थे, और उनके फादर ने उनसे मोबाइल ले लिया क्योंकि वो बहुत एक्सेसिवली एडिक्ट हो चुके थे कोरियन कल्चर को. आउट ऑफ एंगर ऑल थ्री सिस्टर्स कमिटेड सुसाइड, एंड दैट लेड टू द मैसिव अप्रोच अर्जिंग गवर्नमेंट टू रेगुलेट द सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन. तो ये पहले हुआ है क्या? हाँ, हुआ है. ऑस्ट्रेलिया में 16 तक, ये अप टू द एज ऑफ 16 सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है, उसके ऊपर पनिशमेंट है. सिंगापुर में जो ऐप स्टोर होते हैं जहाँ से आप डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करते हो, वहाँ पर एज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस है. अप टू अ सर्टेन एज यू कैनॉट डाउनलोड सर्टेन एप्लीकेशंस. सो कई जगहों पे किया गया, अब डिमांड हो रही है कि वो इंडिया में भी किया जाए. पहले तो फैक्ट देख लेते कुछ. एक लगभग 400 मिलियन प्लस रेगुलर यूजर्स है मेजर प्लेटफॉर्म पर इन इंडिया. सोशल मीडिया पर आईएसआर का जो रिपोर्ट है 25-26 का, मतलब रिसेंट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 90% प्लस इंडियन टीनेजर्स आर ऑलरेडी ऑन सोशल मीडिया. लगभग 33% विमेन सोशल मीडिया पर है और 57% मेन है इंटरनेट यूज पे. तो फीमेल रिलेटिवली पीछे की तरफ है. और जैसे पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक सर्वे ने फ्लैग ऑलरेडी कर दिया है ये कंपल्सिव स्क्रोलिंग एज पब्लिक हेल्थ कंसर्न, जिसको हम डिजिटल डेट के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझे थे. कोर इश्यूज इसमें क्या रिफ्लेक्ट होते हैं? फर्स्ट इज कि इट इज एन एपिडेमिक ऑफ डिजिटल एडिक्शन. फिर देयर इज एन एक्सप्लॉयटेशन लेड बाय द एल्गोरिथम. फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइबर ग्रूमिंग एंड ऑनलाइन अब्यूज. फिर है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी ओवररीच, क्योंकि ब्लैंकेट बैन जो है दे माइट इन्फ्रिंज ऑन टू द डिजिटल राइट्स. फिर आता है इशू प्राइवेसी को आप तब प्रायोरिटी दे या प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दे. सर्वेलेंस एक्सपेंशन हो सकता है अगर आप प्रोटेक्शन के पीछे भागोगे तो. फिर आता है जेंडर इनइक्वालिटी, जो इंटरनेट पर भी एम्पलीफाई हो जाएगी, क्योंकि अगर आप डिवाइस रेस्ट्रिक्शंस की कोई पॉलिसी लेकर आते हो तो इट इज पॉसिबल दैट इट माइट इम्पैक्ट द फीमेल जेंडर मोर. इफ यू ट्राई एंड रेगुलेट मोर, इट इज पॉसिबल दैट लोग जो है वो डार्क प्लेटफॉर्म की तरफ माइग्रेट कर जाए. एंड देन देयर इज अ डिजिटल लिटरेसी गैप. टू सम अप, टू कंक्लूड, protecting children online will require algorithmic accountability and digital literacy, not merely symbolical blanket bans. Please pause the video. With reference to proposal for banning social media access to minors in India, consider the following statements. Mandatory age verification may raise privacy concerns under data protection frameworks. Blanket bans eliminate the risk of children accessing harmful content through VPNs, virtual private networks. And DPDP, जो Digital Personal Data Protection Act है, that is relevant in discussions on age verification. All are statement first is correct, statement 3 is correct, statement 2 blanket bans eliminate the risk, ये गलत है. So these are the one-stop solution smart books of
CSAP जो UPSC और APSC दोनों के लिए यूजफुल है, ये अब ASME स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. There are hundreds of students who have purchased it and are benefiting from it. So I would suggest to communicate or contact on the number mentioned here to get access to your smart books. You can order by calling on this particular number. Thank you so much for joining in. See you at Prefit live video 6:45 p.m. Today's subject is geography. Thank you.